दोस्तों, जब किसी चीज का निर्माण होता है, उसका अंत होना भी तय होता है। ठीक उसी तरह इस सृष्टि के निर्माण के साथ ही इसका अंत तय कर दिया गया था। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस साइक्लिकल है, जो समय समय पर रिपीट होती रहती है। हमारे मन में भी इस तरह के कई सवाल उठते हैं कि आखिर हम कहाँ से आए हैं, धरती का निर्माण कब हुआ, इसका अंत कब और कैसे होगा। कहीं हम एंड टाइम्स में तो नहीं जी रहे। एडवांस बीइंग्स ने हमारे बीच ऐसी कई अनसुलझी पहेलियां छोड़ी हैं, जिनसे इन सभी सवालों के जवाब जाने जा सकते हैं। संभव है कि इन रहस्यों का संबंध एल्केमी से भी हो। आज के एपिसोड में हम इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एल्केमी एक रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसे हमारे पूर्वज किया करते थे। ये विज्ञान प्रकृति को बारीकी से ऑब्जर्व करके उसके रहस्यों को जानने का है। एल्केमी किसी गुप्त विधि से लेड को गोल्ड में बदलने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि इससे हमारे अस्तित्व का रहस्य भी जाना जा सकता है। इस एपिसोड में हमारा फोकस मिस्ट्री ऑफ टाइम और साइकिल्स ऑफ द एजेस को एल्केमी की मदद से समझने का है। प्लेटो से लेकर पाइथागोरस तक, एंशिएंट इजिप्शियन से लेकर सुमेरियन और एटलांटियंस तक, सभी इस सीक्रेट को जानते थे। हमारी रिसर्च एक मिस्टीरियस बुक से शुरू होती है, जिसे द मिस्ट्री ऑफ द कैथेड्रल्स कहा जाता है। इस बुक को एक रहस्यमयी व्यक्ति फुल्कनेली ने लिखा था। इस बुक में कैथेड्रल्स के आर्किटेक्चर की बात नहीं हो रही, बल्कि इसमें एल्केमी की मैजिकल साइंस की जानकारी मिलती है। इस बुक को पढ़ने से पहले शायद आपके मन में एल्केमी का चित्र कुछ इस तरह बनता होगा, जिसमें कुछ बूढ़े लोग किसी सीक्रेट प्लेस में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करके लेड को गोल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इस बुक से साबित होता है कि एल्केमी इससे कहीं बड़ा सब्जेक्ट है। फुल्कनेली इस बुक के जरिए बताना चाहते हैं कि एल्केमी के सीक्रेट्स ओल्ड गॉथिक कैथेड्रल्स की आर्ट और आर्किटेक्चर में छुपे हुए हैं। ये कैथेड्रल्स यूरोप में 1100 से 1200 के बीच बनना शुरू हुए। हर एक कैथेड्रल को बनाने में 80 से 100 साल का समय लगा, जिसमें हजारों वर्कर्स और कुछ सीक्रेट मेसन्स भी शामिल थे। ये कैथेड्रल्स खुद एल्केमिस्ट ने बनवाए थे, जो अपने आप में पारलौकिक शक्तियों को अपनी चार दीवारों के अंदर खींचने की ताकत रखते हैं। द मिस्ट्रीज ऑफ कैथेड्रल 1926 में पब्लिश हुई और इसकी 300 कॉपीज इलीट्स लोगों को बेची गई। लेकिन 1957 में ये बुक मासेस के लिए फिर पब्लिश की गई, और इस बार इसमें एक नया चैप्टर शामिल किया गया, द साइक्लिक क्रॉस ऑफ हैंडे। इसे पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि फुल्कनेली ने क्यों ये चैप्टर बाद में शामिल किया, क्योंकि 1926 में इस चैप्टर को पब्लिश करने का सही समय नहीं था, क्योंकि ये चैप्टर बात करता है आने वाले प्रलय की। फुल्कनेली का कहना था कि इस युग का अंत अब बेहद करीब आ चुका है। द क्रॉस ऑफ हैंडे दरअसल एक सेक्रेड क्रॉस माना जाता है, जो फ्रांस के हैंडे में विंसेंट्स चर्चयार्ड में मौजूद है। ये काफ़ी फैसिनेटिंग है। 12 फीट के इस क्रॉस में चारों साइड रहस्यमयी कार्विंग्स हैं। ईस्ट साइड में एक स्टार है, नॉर्थ साइड में फेरी टेल मून है, वेस्ट साइड में एंग्री सन है जिसमें से 16 रेज निकल रही हैं, और साउथ में है एक स्फेयर स्ट्रक्चर जिसके बीचों बीच एक क्रॉस है, और इसमें 4 कैपिटल एज हैं जिनका क्रॉस बार राइट एंगल बेंट है। ये दरअसल फ्रीमेसन्स का सिंबल है। जैसा कि फुल्कनेली ने बताया, इसे फ्रीमेसन ने कार्व किया था। क्रॉस के टॉप में एक ग्रीक कॉलम है जिसमें एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन है, जिसका लैटिन मीनिंग है हेल ओ क्रॉस द ओनली होप। इसके दूसरे साइड INRI लिखा हुआ है, जिसका लैटिन मीनिंग है जीसस ऑफ नाज़रेथ द किंग ऑफ ज्यूज। फुल्कनेली के अनुसार ये क्रॉस चिलियज्म का रेयरेस्ट सिंबल है। चिलियज्म एक प्राचीन विज्ञान है जो समय के अंत के बारे में है। फुल्कनेली ने इस क्रॉस को इतना महत्व दिया, इसका मतलब है कि जरूर इस क्रॉस में अंत समय से संबंधित कोई सीक्रेट छुपा हुआ है।
लैटिन इंस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है ओक्रूस साविस पेसुनिका, जो कि एक मिस्टेक लगती है क्योंकि लैटिन के हिसाब से इसे ओक्रूस सावे स्पेसुनिका होना चाहिए, जिसका मतलब हेल ओ क्रॉस द ओनली होप होता है। इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री इंजीनियर करने वाले फ्रीमेसन्स ऐसी मिस्टेक करेंगे, ये बात काफी अजीब सी लगती है। इंस्क्रिप्शन में लिखे एस भी आगे की तरफ बेंट हैं, लेकिन दरअसल ये मिस्टेक्स जानबूझकर की गई हैं। बेंट एस का ईसोटेरिक मीनिंग है ये सूरज का पाथ दर्शाता है जो अपने अंत समय में आ गया है। साथ ही ये उस ड्रैगन का सिंबल है जो प्रलय के समय आग उगलकर सब कुछ भस्म कर देता है। इस चैप्टर में फुल्कनेली एक प्रॉमिस लैंड की बात भी करते हैं जहां प्रलय नहीं पहुंच सकता और लोग अपनी जान बचा सकते हैं। अब दूसरी साइड लिखे वर्ड्स INRI इस पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। इनका मीनिंग है बाय फायर नेचर इज रिन्यूड होल। जैसे आग की शक्ति से सोने को इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है, ठीक उसी तरह एंड टाइम्स में आग की मदद से ही अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दिया जाता है। 4 एस के साथ बना ये स्फेयर दरअसल कॉस्मोस को दर्शाता है और इसके 4 सेक्शन 4 युगों को दर्शाते हैं। ये क्रॉस डे ऑफ जजमेंट से संबंधित है क्योंकि इसके 4 कार्विंग्स टैरोट कार्ड्स की तरह दिखते हैं। टैरो डेक में कार्ड नंबर 17 एक 8 पॉइंटेड स्टार है जैसा कि कार्विंग में मौजूद है। कार्ड नंबर 18 फेरी टेल मून की साइड प्रोफाइल है जैसा हमने कार्विंग में देखा। 19th कार्ड एंग्री सन का है जिसमें से 16 रेस निकल रही हैं। कार्ड नंबर 20 डे ऑफ जजमेंट का कार्ड है जिसमें एक एंजल क्रॉस पकड़कर खड़ा है जैसे पेडिस्टल के साउथ कार्विंग में है। पेडिस्टल में मौजूद 2 एक्सेस नंबर 20 की तरफ इशारा करते हैं और इसके 4 एज चारों युगों या एजेस का प्रतीक हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। और इसके बाद डे ऑफ जजमेंट। दोस्तों आयरन एज का सिर्फ एक ही हायरोग्लिफ है जो सिर्फ मौत को दर्शाता है। अब अगर INRI को हिब्रू में ट्रांसलेट करें तो हमें 4 वर्ड्स मिलते हैं। I का मतलब यॉड, N नून, R का मतलब रेस्ट और I का मतलब यॉड। इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखें तो यॉड है 10, नून है 50, रैश है 200 और यॉड है 10। इनका टोटल आता है 270। दोस्तों 4 एज वाला स्फेयर प्रिसीजन ऑफ द इक्विनॉक्स की तरफ इशारा करता है जो 26,000 साल में एक बार होता है। इस 26,000 साल को 12 ग्रेट ईयर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रेट ईयर 2160 साल का होता है और 270 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर भी 2160 आता है। इस कैथीड्रल और क्रॉस के आर्किटेक्चर में 8 प्रोमिनेंट नंबर है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सितारे फिक्स नहीं होते। धरती परफेक्ट सर्कल में रोटेट नहीं कर रही बल्कि ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। यही टिल्ट हमारे सीजन्स के लिए जिम्मेदार है और इसी टिल्ट का कंप्लीट राउंड 26,000 सालों में एक बार होता है। अब स्टार्स धीरे धीरे मूव हो रहे हैं और हर एक ज़ोडिएक मंथ से पास होते हैं जिसमें हर बार 2160 साल लगते हैं। जब ज़ोडिएक क्लॉक मूव होती है तब हमारी धरती में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। अगर हम ज़ोडिएक को एक घड़ी के ऊपर रखें तो पाएंगे कि 12 बजे की जगह एक्वेरियस होगा, 3 बजे टॉरस, 6 बजे लियो और 9 बजे स्कॉर्पियो होगा। ये 26,000 साल की क्लॉक है। यही 4 क्वाड्रेंट्स इज़ीकियल के विजन के मेजर साइंस माने गए हैं। इसी चैप्टर में फुल्कनेली ने डबल कैटास्ट्रफी शब्द का जिक्र कई बार किया है जो हमें नोट करना चाहिए। अब इंस्क्रिप्शन पर वापस आते हैं। अगर हम इसे पेपर पर लिखें और एक्स को बीच से अलग कर दें तो हमें 4 अलग वर्ड्स मिलते हैं। बुक में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन करने पर हम इन 4 वर्ड्स पर पहुंचते हैं: क्यूस्को, पेरू, इनका, केव। फुल्कनेली ने एक प्लेस और एक कंट्री की बात की थी जहां जीवन की रक्षा हो सकती है। अब हमें एक कंट्री का नाम मिल चुका है, पेरू। कहीं फुल्कनेली का मतलब हेल टू द क्रॉस ऑफ उर्कोस तो नहीं? वर्ल्ड मैप पर देखें तो हमें उर्कोस नाम का एक टाउन मिलता है
जो कुस्को पेरू से 20 माइल्स की दूरी पर है। उर्कोस में एक लेजेंड काफ़ी फेमस है। यहाँ अयाया नाम का एक प्रिंस किसी ज़माने में आया था। उसके पास एक ड्राइंग थी जो हूबहू कार्विंग से मेल खाती है। वो इसे सीक्रेट ऑफ द इंका पीपल कहता था और हमें इंका वर्ड इंस्क्रिप्शन में मिल चुका है। अब ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि सन, मून, स्टार के साथ ए स्ट्रक्चर्ड हिल है जिसके नीचे टनल्स मौजूद हैं। लोकल्स का कहना है कि ये टनल सिस्टम एंडीज माउंटेन तक जाता है और यहाँ इनका लोगों ने ढेर सारा सोना छुपाया था। इस टनल सिस्टम को इंसानों ने हजारों साल पहले बनाया था। कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ने क्रॉस और कॉस्मोस के बीच के संबंध को पहले ही ढूंढ निकाला था। स्कॉर्पियो और टॉरस की लाइन जब इक्विनॉक्स के प्रिसीजन की लाइन को कवर कर लेती है तब उस क्लॉक में 13,000 साल बीत चुके होते हैं। और हैरानी की बात है कि 13,000 साल पहले ऐसा हो चुका है। उस समय बड़ी आपदाओं के साथ धरती से कई स्पीशीज का अंत हो गया था और अब समय डबल कैटास्ट्रोफी का है। बहुत लंबे समय से लोग अंदाज़ा लगाते आए हैं कि वो समय आ चुका है, लेकिन कोई एक्यूरेटली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि 26,000 सालों की साइकिल में 10-20 साल की एक्यूरेसी काफ़ी मुश्किल काम है। भले ही लास्ट ईयर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये एंड टाइम सीजन ज़रूर हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि माया कैलेंडर्स का एंड वर्ल्ड का एंड नहीं था, बल्कि एंड सीजन की शुरुआत थी जो 20 वर्ष का होता है। इस हिसाब से तो लास्ट ईयर 2032 होना चाहिए। अब सवाल उठता है, आखिर सन कैसे धरती का अंत कर सकता है? इसका जवाब हमें डॉक्टर पॉल लाइवलेट की बुक अर्थ अंडर फायर में मिलता है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे सैजिटेरियस और स्कॉर्पियन अपना एरो स्टिंग सेंटर ऑफ द गैलेक्सी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बुक में ये रिसर्च भी शामिल है कि कैसे हर 26,000 सालों में धरती की सतह पर इरिडियम और रोडियम की लेयर आ जाती है जो बेहद रेयर मिनरल है। अगर हम गैलेक्सी को ध्यान से देखें तो हमें इसमें कई वाइट होल्स दिखाई देंगे। जब इनकी तस्वीरें लेकर ब्राइटनेस को टोन डाउन किया गया तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली थीं। दरअसल ये सभी वाइट होल्स पहले गैलेक्सीज थीं जिनका सेंटर एक्सप्लोड हो गया और उसकी तेज रोशनी की वजह से हम उन्हें वाइट होल समझते हैं। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस लगती है जिससे हर एक गैलेक्सी को गुजरना पड़ता है। यही वजह है हमारे पूर्वजों ने स्कॉर्पियन और बोमन के एरो को सेंटर ऑफ द गैलेक्सी पर पॉइंट किया। ये इशारा है कि समय आने पर गैलेक्सी का वही हिस्सा हमें स्टिंग करने वाला है। जब ये सेंटर एक्सप्लोड होता है तब इरिडियम और रोडियम बड़ी तादाद में वेव के थ्रू चारों तरफ फैल जाते हैं। इस समय धरती पर जाइगेंटिक अर्थक्वेक्स और हाई विंड्स आती हैं। ये डस्ट पूरे एटमॉस्फेयर को कवर कर लेती हैं और इससे सूरज भी ढक जाता है। इसी समय सूरज काला और चांद लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून प्रोफेसी कहते हैं, जो धरती के अंत की निशानी मानी गई है। अब डस्ट पार्टिकल जब सन को कवर करते हैं तो उनसे हीट बिल्डअप होता है और फिर सन बाहर की तरफ एक्सप्लोड होकर पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर देता है। यही वो एंग्री सन है जिसकी कार्विंग पेडिस्टल में मौजूद है, जिसके चारों तरफ का सर्कल डस्ट है और अंदर प्रेशर की वजह से उसका फेस एंग्री है। मेसन ने स्टार को सन के ऑपोजिट रखा क्योंकि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी को सन बिहाइंड द सन कहा जाता है। हो सकता है ये हमारा अंतिम साल नहीं, लेकिन सबूत इशारा करते हैं कि हम एंड टाइम के बेहद नज़दीक आ चुके हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।